हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज। वेलकम टू क्लास 11th। मैथ्स ऑफ क्लास 11th बहुत आसान है, बहुत आसान है 12th के कंपैरिजन में। बट बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके स्कूल पे कि वो किस लेवल तक आपको लेके जाते हैं। मेरे साथ लेवल थोड़ा प्लस ही रहेगा, आपके स्कूल से बहुत ज्यादा ही रहेगा। सो मेरे को ये नहीं सुनना है कि सर ये मेरे कोर्स में नहीं है या ये मेरे को स्कूल में नहीं कराया, क्योंकि वॉट एवर आई विल बी डूइंग वो आपकी अभी तो काम आएगा ही आएगा, वो आगे आपके क्लास 12 में भी काम आएगा और बियॉन्ड भी काम आएगा। तो प्लीज 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 एडिशनल काम जितना मैं कराऊं उस पर ध्यान दीजिएगा। बेटा फोन अंदर रख लो प्लीज। एडिशनल काम से मेरा मतलब है कुछ चैप्टर्स में देयर विल बी टॉपिक्स जो मैं बता के कराऊंगा कि ये सीबीएसई कोर्स में नहीं है, बट मैं करा रहा हूं रीजन क्योंकि 12th में काम आते हैं या एंट्रेंसेस में काम आते हैं। तो मैं वो टॉपिक लेके चलूंगा, चाहे आप कॉमर्स के हो चाहे आप साइंस के हो, जरूरत पड़ेगी उन चीजों की। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे। मैथ्स के अंदर हम लोग दो बुक्स फॉलो करेंगे, एक हमारी एनसीईआरटी और एक एडिशनल बुक जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर। जो पहली मैंने आपको अभी बुक दी है, जो अभी आए हो ऑफलाइन, जो मैंने बुक दी है, इसमें देयर आर 4 चैप्टर्स। दीज आर फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ योर एनसीईआरटी। जनरली आई प्रेफर कि मैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कराऊं, बट क्लास 11th में ना पिछले 2 साल से आई एम नोटिसिंग कि स्कूल वाले हमेशा फर्स्ट चैप्टर करा रहे हैं, तो हम आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ट्रिगो एक बार शुरू हुई तो 1.5 महीने से पहले खत्म नहीं होगी। वो थोड़ी बड़ी है, थोड़ी ज्यादा, आधी बुक ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक बार शुरू हुई तो वो खत्म नहीं होगी। तो यूटीज में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है बच्चों को। तो व्हाट वी आर डूइंग दिस ईयर इज कि पहले मैं ये सेट्स रिलेशन फंक्शन करा रहा हूं सो दैट कि स्कूल के यूटीज में आपको प्रॉब्लम ना आए, और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंचेंगे, लाइन से चलेंगे जो सीबीएसई सिलेबस है उस हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, सेट्स। आपके पास अभी अगर बुक नहीं भी है तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला होमवर्क जो आपको मिलेगा वो असाइनमेंट से मिलेगा। जो ऑनलाइन बच्चे हैं जिनके पास अभी बुक नहीं है, ये होमवर्क ग्रुप में शेयर हो जाएगा, अभी आपको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करके आना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है सेट्स। सेट होता क्या है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ऐसी चीजें जो आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंटली पूरी तरह से डिफाइन करो, जो आपके रिस्पेक्ट में जो है, इसके रिस्पेक्ट में भी वही हो, मेरे रिस्पेक्ट में भी वही हो। जैसे सपोज मैंने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, क्या बोलोगे आंसर? 1 2 3 4 5 हो गए ना हमेशा। ये क्या हो गया? सेट हो गया, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ये आपके हिसाब से भी वही है, इनके हिसाब से भी वही है, मेरे हिसाब से भी वही है। मैंने बोला सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, ये तो कोई भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 20 30 40 50 60 कुछ भी हो सकता है। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। तो सेट कौन होता है? जो वेल डिफाइंड हो, जो हमेशा क्या रहे? सेम रहे। मैंने बोला सेट ऑफ 3 फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5 कौन से होंगे? 5 10 और 15 हमेशा सेम रहेंगे, इट इज अ सेट। मैंने बोला सेट ऑफ 2 बेस्ट ऑथर्स इन इंडिया, क्या ये वेल डिफाइंड होगा? बेस्ट ऑथर मेरे हिसाब से कोई, आपके हिसाब से कोई और है। मैंने बोला 2 बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया, आपको विराट कोहली पसंद है, मुझे छपड़ी पसंद, वो हार्दिक पांड्या पसंद है, अलग हो सकती है चॉइसेस, तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो वो सेट नहीं है। तो सेट कौन है? सेट है जो कि कंप्लीटली पूरी तरह से डिफाइंड हो। जैसे सामने देखिए, मैंने बोला सेट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप, कलेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये कर्व्ड ब्रैकेट्स में, और जितनी भी टर्म्स होती हैं दोज आर सेपरेटेड बाय कॉमास, इसको नाम भी देते हैं, अभी आऊंगा उस पे। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5,
ये क्या हो गया? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. इट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्काई. अब लेटर्स ऑफ वर्ड स्काई एस, के और वाई ही रहेंगे, कोई और तो नहीं होगा, ए तो नहीं आएगा बीच में. सो इट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. इसको हम क्या बोलेंगे? एस एक लेटर हो गया, कॉमा के दूसरा लेटर हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? वाई. तो ये 3 क्या हो गए इसके? ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स. इनको हम बोलते हैं, ये जो बीच में लिखे इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. 1 2 3 4 5 एस के वाई, ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स ऑफ सेट. अब तीसरे पे आओ. सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5. कौन कौन से होंगे बेटा? 5, 10, 15, 20, 25. मानते हो बेटा? सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, यही 5 होंगे. किसी को दिक्कत है तक? अगला, सेट ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स. क्या ये सेट होगा? नहीं. सेट ऑफ 2 बेस्ट नॉवेल्स. नहीं. सो दीज 2 आर नॉट सेट्स. फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कौन सेट है, कौन नहीं है. सेट कौन है? जिसको आप कंप्लीटली डिफाइन कर सको. कौन नहीं है? जिसको आप कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सको. पहला कंसेप्ट क्लियर. दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं. सेट में जितनी भी मैंने टर्म्स लिख रहा हूं सेपरेटेड बाय कॉमास, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. अब जरा मेरे थोड़े पहले शब्दों पे ध्यान देना, फिर राइटिंग पे ध्यान देंगे. मैंने बोला 1 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट. इज इट ट्रू? तो इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? 1 बिलोंग्स टू दिस सेट. बिलोंग्स टू का मतलब हुआ ये इस सेट में है. 2 बिलोंग्स टू दिस सेट. 7 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट. ऐसे इंग्लिश में ये नहीं बोलोगे इट इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स ना. अब लैंग्वेज का ध्यान रखना है. बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू. बिलोंग टू का मतलब कि ये एलिमेंट इस सेट का है. डज नॉट बिलोंग टू का मतलब ये एलिमेंट इस सेट का नहीं है. क्या ये बात समझ में आती है? इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है ये वाला. ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है. कैसे बनता है बिलोंग्स टू? ऐसे सी बनाओ, बीच में लाइन मार दो. इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू. इसका वैसे क्या रोमन में क्या नाम है इसका? एप्सिलॉन इसको बोलते हैं. और अगर इसमें ऐसे कट लगा दे तो इसका मतलब क्या हुआ? डज नॉट बिलोंग टू. ठीक है? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए सेट है 1 2 3. सो आई विल राइट 1 बिलोंग्स टू ए, 2 belongs to A, 3 belongs to A, 4 does not belong to A, 5 does not belong to A. क्या ये बात समझ में आती है? belong to का मतलब this element is inside this set. does not belong to का मतलब this element is not inside the set. इसी तरह से सपोज मैं एक और एग्जांपल मैंने बोला बी सेट ले लिया, लेटर्स ऑफ वर्ड स्काई. तो ये कौन से हुए? ये सेट हो जाएगा एस, के और वाई. सो आई विल राइट एस बिलोंग्स टू बी, के बिलोंग्स टू बी, ए does not belong to B. समझ में आई बात? सो यहां यही लिखा है, ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट. इफ A is an element of set तो हम लिखते हैं A belongs to A. If B is not an element of set then B does not belong to A. क्या यहां तक समझ में आता है? अच्छे से क्लियर है? ऑनलाइन सबको बात क्लियर? जो बच्चे लेट आए हैं बेटा उनको क्लियर है? चलो एक बार दोबारा. मैंने क्या बोला? पहला पॉइंट क्या बोला? सेट कौन होता है? कलेक्शन ऑफ
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जिनको आप कंप्लीटली पूरी तरह से 100% कॉन्फिडेंस के साथ डिफाइन कर सको, वो कौन होता है? सेट। कैसे रिप्रेजेंट करते हो? कर्व ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स लिखते हो सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक, अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू कैसे रिप्रेजेंट होता है? एप्सिलॉन की तरह क्रॉस लगा देंगे, डज नॉट बिलोंग टू आएगा। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, पहले इतना लिखो, इस पे शॉर्ट नोट्स बना लो, एग्जाम्पल मत लिखना, टाइम मत वेस्ट करना, ये लिखो, फिर अगले पेज पे बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू लिख लो, क्योंकि ये मैथ्स है, इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स बनाने कि किस चीज का क्या मतलब है, सो दैट कि आप बाद में जब रिवाइज कर दो फटाफट समझ में आ जाए। यू हैव गॉट 2 मिनट्स, सिर्फ स्टेटमेंट और अगले पेज पे मैं कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मैंने अभी आपको, बेटे बाद में लिखियो, पहले समझ ले। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? सेट को आप प्रेजेंट कैसे करते हो? आप कहोगे सर हमने तो देख लिया, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। नहीं, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, एक कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। 2 फॉर्म्स होती हैं, कौन सी? रोस्टर फॉर्म, दूसरी कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म। जो अभी ये मैंने लिखी ना, ये वाली फॉर्म, ये कहलाती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? कर्व ब्रैकेट्स आते हैं, एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास। कर्व ब्रैकेट्स विद लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, वो क्या कहलाती है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होंगे आप कर्व ब्रैकेट्स में लिखोगे, कॉमा के साथ सेपरेट करोगे। ठीक, दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ी सोचने वाली है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं एलिमेंट ए, लिखेंगे जैसे उसको लिखा x सच दैट उसकी कंडीशन। कैसे अभी बताता हूं, पहले सामने देखो रूस्टर फॉर्म। अभी हमने रूस्टर फॉर्म पढ़ी। इन रूस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, कर्व ब्रैकेट्स में। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या आ गया? MATHE, M दोबारा आया, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह ए भी दोबारा आया, दोबारा नहीं लिखना। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड। तो पहला मेजर पॉइंट क्या आया? अभी देखो, पहले मैंने ये जानबूझ के अभी बताया, यहां पे इसीलिए मैं वर्ड स्काई लिया, मैंने कुछ और नहीं लिया, ताकि रिपीट ना करे कुछ। तो ये पहला पॉइंट है बहुत काम का, कि जब आप रोस्टर फॉर्म लिखते हो तो जितने भी एलिमेंट्स आप लिख रहे हो उसमें एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। जैसे मैंने बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 लिखा मैंने, आप 5 4 3 2 1 भी लिख सकते हो, 1 3 5 2 4 भी लिख सकते हो, कोई भी पहले कोई भी बाद में, डजंट मैटर सेट में। सो ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। यू मे राइट 1 2 3 2 3 1 3 1 2, सब एक ही बात है। 2 बात क्लियर हो गई। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या? पहली चीज कि एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड, और दूसरी चीज ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स वो मैटर नहीं करता। ठीक, दूसरी फॉर्म होती है, इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ी सोचने वाली है, ये अभी 1-2 एग्जांपल से नहीं समझ में आएगी, अभी अगले पेज में मैं काफी एग्जांपल्स दूंगा, तब क्लियर होगा। इसको हम लिखते कैसे हैं? इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी फॉलोड बाय ईच एलिमेंट ऑफ द सेट। मतलब ए सेट है, मैंने बोला ए में एक्स एलिमेंट होगा, पढ़ते ऐसे हैं, ये जो डबल डॉट लगी है इसको बोलते हैं सच दैट प्रॉपर्टी। मतलब ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स ये कंडीशन को फॉलो करे। जैसे मैंने बोला ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर लेस देन 5 कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4। तो ये सेट बेसिकली 1 2 3 4 है। ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। दोबारा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? ए या बी या जो भी नाम है सेट का इज इक्वल टू एक्स सच दैट आगे जो भी एक्स की कंडीशन है। अब इसमें मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड अगेन। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? अगेन वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनको लिख दो। कौन कौन से हो गए? ए जी
आई और एन, ए दोबारा नहीं लिखोगे, लेटर्स आर नॉट रिपीटेड। तो अगर आप एलिमेंट वाइज लिखते हो तो दैट इज अ रोस्टर फॉर्म, अगर आप एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखते हो दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर से रोस्टर बनाना बहुत आसान है, चैलेंज आता है रोस्टर से सेट बिल्डर बनाना, उसमें आपको प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी, जैसे मैं इनके करके दिखाता हूं। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, प्लीज पे अटेंशन, साथ में करेंगे आप और मैं मिलके। सबसे पहला बताओ 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, मल्टीपल ऑफ 2, या फिर इवन नेचुरल नंबर्स, ऐसे भी बोल सकते हो, इजंट इट? मल्टीपल ऑफ 2 नहीं बोलोगे, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 बोलोगे, ठीक है? तो इसको हम लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान देना। मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसको और भी तरीकों से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे लिखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और a is x such that x is equal to 2n, x is equal to 2n where n belongs to capital N। कैपिटल N हम एक स्पेशल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जब भी मैथ्स में कैपिटल N दिख जाएगा दैट इज नेचुरल नंबर्स, R दिखेगा कैपिटल दैट इज रियल नंबर्स, Z दिखेगा कैपिटल दैट इज इंटीजर्स, Q दिखेगा दैट इज रैशनल नंबर्स। तो ये अभी नाम लिखवाऊंगा मैं, ठीक है? तो ये पूरी मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई। मैंने बोला x such that x is equal to 2 times n। अब खुद सोचो, n मैंने बोला नेचुरल नंबर है, n की जगह 1 डालो आंसर कितना आता है, n की जगह 2 डालो आंसर कितना आया, n की जगह 3 डालो आंसर कितना आया, 6 आ गए ना सारे वो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर ठीक माने जाते हैं, ठीक है? अच्छा अब इसमें बताओ सेकंड वाले में क्या प्रॉपर्टी नजर आ रही है? 5 25 125 625 मल्टीप्लाइड बाय 5 है। हाँ, ऑनलाइन वाले ने बिल्कुल सही बोला, 5 to the power n। ये है 5 to power 1, ये है 5 to power 2, ये है 5 to power 3, ये है 5 to power 4। बोलना नहीं होता, लिखना पड़ता है ना, तो लिखने के लिए आपको प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी। तो हम इसको लिखेंगे a is x such that x is 5 to power n where n belongs to natural numbers and n is less than equal to 4। क्योंकि 4 तक गया हूं ना सिर्फ मैं, नेचुरल नंबर है लेस देन 4। इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं where n is a natural number less than equal to 4, बट बेटर कौन सा रहता है? अब मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करो, ठीक है? अब तीसरे में बताओ क्या प्रॉपर्टी जाएगी। मैं साइड हो जाता हूं, सोचो। 1/2 2/3 3/4 4/5 क्या दिख रहा है? कोई पैटर्न नजर आ रहा है? और डॉट 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 चल रही है? नहीं नहीं, और भी कुछ है। लेस देन 1 तो 0.1 भी होता है बेटा, वो तो नहीं है यहां पे। कोई ऐसा चीज जो कि आपको इसमें पैटर्न की फॉर्म में दिखे। डिनोमिनेटर में 1 ऐड हो रहा है, न्यूमरेटर में क्या है? नेचुरल नंबर्स है कि नहीं? सिर्फ न्यूमरेटर देखो, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और डिनोमिनेटर में क्या है? न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। जो भी डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। तो ये क्या बनाओगे, इसको कैसे लिख सकते हो? a is x such that x is equal to n upon n plus 1। एक ज्यादा है डिनोमिनेटर में, where n belongs to natural numbers। खत्म, isn't it? तो सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और सब आपकी ऑब्जर्वेशन का खेल है। उसमें बताओ ऊपर वाले में जो छत पे लिखा है 1 5 9 13 17 क्या? हाँ हाँ सही 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 बोल रही, क्या? डिफरेंस ऑफ 4, मतलब ये क्या है? एपी। 1 5 9 13 17 क्या बन गया? एपी बन गया कि नहीं बन गया?
क्योंकि अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे, ये सोचो, ऐसे लिखते हैं ना कार्टून में सोचने को। मैंने क्या सोचा यहां पे, मैंने सोचा ये एपी है, ये एपी है विथ फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 4, तो nth टर्म कितनी हो गई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया, ओ सॉरी d4 है, तो ये हो गया 4n माइनस 3, 4n माइनस 4 प्लस 1, 4n माइनस 3 बना ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज 4n माइनस 3 वेयर n belongs to natural numbers and n is less than equal to 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म तक जाना है। आई समझ, अप्रोच समझ में आई? तो थोड़ा सा सोचना है। अच्छा इसको सोचो, 2n अपॉन, सही सोच रही है, 2n अपॉन x कहां से आ गया, n कहां से आ गया, न्यूमरेटर से एक ज्यादा है ना, तेरा न्यूमरेटर क्या बोला तूने, n नहीं बोला तूने, न्यूमरेटर बोला 2n, 2n प्लस 1, 2n अपॉन 2n प्लस 1, न्यूमरेटर से एक ज्यादा है ना। न्यूमरेटर में तेरा क्या पैटर्न बना, 2 4 6 8, तो न्यूमरेटर में पैटर्न बना 2n का। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1 ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 2n है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2n से एक ज्यादा, बन गया पैटर्न, खत्म। तो थोड़ा सा सोचना है, ए आपके क्या बोलोगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n अपॉन 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, खत्म। आया समझ, अप्रोच समझ में आई? अच्छा अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं बोल दूं भाई ये हर एक में चल जाएगा, हर क्वेश्चन में अलग बन सकता है, तो चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो कैसे सोचोगे, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। क्लियर? इसको लिखो पहले, ये फॉर्म्स लिख लो, और वो एग्जांपल्स लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्म्स लिखो फिर हम आगे करते हैं। ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक, आप सबको समझ में आ गया बेटा? हाँ बेटा कर देता हूं, अभी नेक्स्ट करता हूं, फिर आपको दोबारा समझा देता हूं वो लास्ट वाला, तब तक पहले इसको लिख लो। चलिए आगे देखते हैं। एक तो लाव्या कह रही थी वो दोबारा बताना है, बेटे लास्ट वाले में देख दोबारा, न्यूमरेटर में इफ यू सी द पैटर्न, इन न्यूमरेटर यू हैव इवन नंबर्स 2 4 6 8, तो इवन को कैसे लिखते हो, 2n, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4 and so on. Now denominator is always 1 greater than the numerator, so if in numerator you have 2n, तो denominator you will have 2n plus 1. Okay? आप सबको क्लियर है बेटा ये? नेक्स्ट, अब कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको अभी बोला कि कुछ क्वांटिटीज को, ये जैसे n ऑलवेज स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, तो इसी तरह से कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड सेट हैं? सबसे पहला n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये लिख लो एक जगह, सम स्टैंडर्ड सेट्स, क्योंकि ये टर्म्स हम यूज करेंगे, जहां पे तुम्हें दिख जाए तो पता होना चाहिए। तो n, कैपिटल N स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल Z स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स, Z के ऊपर प्लस लगाओगे इसका मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, Z के सर पे माइनस लगाओगे इसका मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, R लिखोगे दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, R प्लस लिखोगे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, R माइनस लिखोगे सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, W लिखोगे सेट ऑफ होल नंबर्स, Q लिखोगे ये होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो बेसिक ये याद रखो, प्लस और माइनस तो इजी है, वो तो ऑब्वियस है। कौन सा क्या रिप्रेजेंट करेगा? n रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर्स को, Z रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर्स को, R रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर्स को, W रिप्रेजेंट करेगा होल नंबर्स को, कैपिटल Q रिप्रेजेंट करेगा रैशनल नंबर्स को। ठीक है, समझ में आ गई? हेडिंग डालिए इसके बाद, ये फटाफट ब्रीफ में लिख लीजिए जल्दी जल्दी।
ठीक है, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसे पहला समझो, पहला सेट जो है वो कहलाता है एम्प्टी सेट। नाम से क्लियर है, खाली, खाली मतलब कुछ भी नहीं। तो ऐसा सेट जिसमें देयर इज नो एलिमेंट, उसको हम क्या नाम देंगे? एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल, मैंने बोला सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, कोई भी नहीं होता, एम्प्टी सेट। ठीक है, अभी लिखना नहीं, अभी समझो पहले बेटा। सेट ऑफ क्या बोल रहा था? एम्प्टी सेट का एग्जांपल दे रहा था। सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स, दैट इज एम्प्टी सेट। मैंने बोला सेट ऑफ बॉयज स्टडिंग इन अ गर्ल्स स्कूल, क्या हो गया? एम्प्टी सेट। मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, उनके बीच में तो कोई नहीं है ना, फ्रॉम 2 and 3 में होगा, बिटवीन 2 and 3 तो कोई भी नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो वो क्या हो गया? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट कौन सा होगा? एम्प्टी सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी उस पे आता हूं। दूसरा, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट का मतलब होता है जिसमें देयर इज ओनली वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट। तीसरा होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होगा जिसके एलिमेंट्स आर काउंटेबल, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, डॉट 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 नहीं लगी हुई, वो क्या हो गया? फाइनाइट। जिसमें एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, वो क्या हो गया? फाइनाइट सेट। चौथा होता है इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, 10 20 50 नहीं, इंफिनिटी। मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट्स एन इनफाइनाइट सेट, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 पहले कौन से बोले? सबसे पहला कौन सा हुआ? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें देयर इज नो एलिमेंट। दूसरा, सिंगलेटन सेट, जिसमें देयर इज ओनली वन एलिमेंट। तीसरा, फाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। चौथा, इनफाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। ये 4, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, फाइनाइट एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? सिंपल ब्रैकेट्स लगाओ, बीच में कुछ मत लिखो, या फिर इसको लिखते हैं फाइ। 10th में पढ़े ना, अल्फा थीटा बीटा, वैसे फाइ। तो ये फाइ रिप्रेजेंट करता है, थीटा पूटा नहीं करेगा, फाइ करेगा। फाइ लिखा तो मतलब ये एक ही बात है, एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं। तो जैसे सेट ऑफ बॉयज स्टडिंग इन अ गर्ल्स स्कूल, क्या होगा? एम्प्टी सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन -5 and -3, एम्प्टी सेट। x such that x belongs to natural numbers and x is between 2 and 3, 2 and 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा नहीं, एम्प्टी सेट। x है नेचुरल तो नहीं बोला ना, होंगे 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 होंगे, नहीं नहीं नहीं, नेचुरल कौन से होते हैं बेटा? 1 2 3 4, तो p by q वाले थोड़ी ना होते हैं, 1/2 थोड़ी ना होता है नेचुरल। फिर क्या हो गया? कहां हो गई? x such that x belongs to natural numbers and x is n upon n plus 1। अब कोई भी नंबर उससे एक बड़ा डिवाइड हो रहा हो तो क्या कभी कभी वो नेचुरल आएगा? वो हमेशा फ्रैक्शन में ही रहेगा कि नहीं रहेगा? सो इट इज अ एम्प्टी सेट। x such that या फिर a set of boys having height greater than 5 meter, 5 मीटर, छत फाड़ के भी ऊपर चला जाए, इतना ऊंचा बच्चा। मैं 1.7 मीटर के आसपास हूं, तो मेरे से करीब 3 times हाइट। ठीक है, यहां तक मेरी उसकी लाते हूं, फिर आगे मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, समझ गए? दैट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक, और एग्जांपल सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट कौन सा होगा? सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। x such that x belongs to n, x is between 2 and 4, 2 and 4 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 3। फाइनाइट सेट, सेट whose number of elements are countable। इनफाइनाइट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। ये 4 क्लियर है, पहले इतने लिखो, फिर आगे 2 और है। इसमें कोई पॉइंटर अनक्लियर हो तो अभी पूछना। सबका हो गया? किसी का रहता तो नहीं? जल्दी कर ले।
नेक्स्ट कुछ और टर्म्स, अभी तो टाइप्स बचे हैं, उसके लिए तीन, एक चीज आपको पता होनी चाहिए। एक होता है टर्म कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। जैसे किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 3। किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 5। एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0। सिंगलेटन सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? 1। सो दो सेट्स इक्वल अगर होते हैं, ध्यान से सुनना, 2 सेट्स आर इक्वल इफ, 2 सेट्स अगर ए और बी हैं, दोनों अगर इक्वल हैं, इफ every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि A के सारे B में है, क्योंकि अगर A में 1 2 3 है, B में 1 2 3 4 5 है, तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि A के तो सारे B में है पर B के सारे A में नहीं है। तो इक्वल होने के लिए क्या चाहिए होगा? every element of A must also be an element in B and every element of B must also be an element of A। ठीक है, इक्वल तभी होते हैं। अब राइटिंग कैसे भी हो, जैसे 1 2 3 और 3 2 1, ये दोनों बराबर हैं। क्यों? A के सारे B में है, B के सारे A में है। राइटिंग से उससे फर्क नहीं पड़ता ना कौन पहले कौन बाद में लिख रहे हो। तो इक्वल सेट्स के लिए if A and B are equal, it means every element of A must also be an element of B और every element of B must also be an element of A। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? If X belongs to A implies X belongs to B। दोबारा स्टेटमेंट सुनो ध्यान से। If X belongs to A implies X belongs to B, मतलब अगर कोई X एलिमेंट A में है, इसका मतलब वो X B में भी होगा। And और नहीं, and if Y belongs to B then Y belongs to A, मतलब Y अगर B में है तो Y A में भी होना चाहिए। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 4 5 के बराबर नहीं है, बट 1 2 3 3 2 1 के बराबर है। दूसरी टर्म इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट कौन से होते हैं? ऐसे सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो, मतलब एक में 3 एलिमेंट्स है, दूसरे में भी 3 है, इक्वल नहीं है, इक्वलेंट है। जैसे एक में 1 2 3 है, दूसरे में 4 5 6 है, तो इक्वल नहीं है बट इक्वलेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हो। सो 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या ये समझ में आता है अच्छे से? तो कार्डिनल नंबर क्या कहलाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आज का छोटा सा होमवर्क है, मैं ग्रुप में अभी डाल दूंगा जिन जिन के पास बुक नहीं है। असाइनमेंट से एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 21, जितना आज मैंने पढ़ाया है वो फर्स्ट 21 क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 6 पे स्टार्ट है ये एक्सरसाइज, पेज 6 से स्टार्ट है। जिनके पास बुक नहीं है, मैं ग्रुप में बुक की भी पीडीएफ ये वाले पोर्शन की डाल दूंगा, सो दैट कि आप अभी होमवर्क कर सको घर पे। जिनके पास है वो तो कर ही सकते हो, ठीक है? प्लीज इसको लिख लीजिए। कोई पॉइंटर नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लीजिए। अगली क्लास में सबसे पहले हम लोग एक तो इसको कंप्लीट करेंगे, जो मैंने होमवर्क आपको दिया उसके डाउट्स लूंगा। साथ में ये मैंने एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइज कराई हैं, वो दोनों एक्सरसाइज एनसीईआरटी से करेंगे परसों यहां पे क्लास में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ये लिख के जा सकते हैं।